आज का केस उस समय का है जब पोक्सो एक्ट लागू नहीं हुआ था। यह उससे बहुत पहले के समय का केस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वही मुद्दे डिसाइड किए हैं जो रोज पोक्सो एक्ट केसेस में लड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 4 बिंदुओं पर नए नजरिए से लॉ पॉइंट डिसाइड किया है। यह केस अभी दिसंबर 2025 में डिसाइड हुआ है, तो यह आपके भविष्य को तय करने वाला है। इसमें जो 4 बिंदु उठाए गए हैं वे हैं कि माइनर लड़की की उम्र का निर्धारण यदि डिस्प्यूट में बदल जाए तो उस डिस्प्यूट को कैसे हल करें। यदि आरोपी पीड़िता की सहमति का तर्क दे तो कोर्ट को क्या करना चाहिए। यदि मेडिकल एग्जामिनेशन के समय आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर स्मैग्मा मौजूद मिले तो शारीरिक जबरदस्ती के आरोप पर क्या असर पड़ेगा। और यदि ट्रायल और अपील में 30-32 साल का समय पहले ही लग चुका हो तो क्या इस आधार पर आरोपी की सजा कुछ कम कर दी जानी चाहिए। साथ ही इस केस ने यह भी दिखाया है कि अनुभवहीन व्यक्तियों के द्वारा चुनी गई गलत लाइन ऑफ डिफेंस कैसे एक जीते हुए केस को भी हराकर सजा दिलवा देती है। गलत लाइन ऑफ डिफेंस से आरोपी पहले भी काल कोठरियों में जाते रहे हैं और वे आज भी जा रहे हैं। वे फीस देकर अपनी सजा खरीदते हैं। आज के केस का नाम है कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यह क्रिमिनल अपील नंबर 2169 ऑफ 2014 थी। इसी के भीतर एक अन्य नंबर भी आता है 2619 ऑफ 2014। तो यह आप स्वतंत्र विवेक के साथ इसका अध्ययन करें। इस अपील को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच ने 4 दिसंबर 2025 को यानी कि बस सबसे कुछ ही पहले डिसाइड किया है। 21/7/1993 को पीड़िता घर से स्कूल के लिए गई तो वहां से लौटी नहीं। 25/7/1993 को एफआईआर दर्ज करवा के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया। 2 अगस्त को लड़की को आरोपी कुलदीप के पास से रेस्क्यू किया गया। ये प्रोसिक्यूशन स्टोरी के फैक्ट्स हैं। आरोपी को चार्जशीट कर दिया गया। आरोपी पर मुकदमा चलाया गया। आज का केस ट्रायल और कानून के बारे में गहरी समझ देने वाला केस है, इसलिए यह केस पोक्सो एक्ट के आरोपियों, एडवोकेट्स, प्रोसिक्यूटर्स, रिसर्च स्टूडेंट्स सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और 7 वर्ष की सजा सुनाई। अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी ने अपील दायर की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुना। यहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोपी अपीलेंट ने 4 पॉइंट रखे। पहला पॉइंट था कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की आयु पर कोर्ट में विरोधाभासी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी अलग अलग जन्म तिथियां बता रही हैं, तो कोर्ट को इसमें आरोपी के पक्ष वाले दृष्टिकोण को तरजीह देनी चाहिए। दूसरा, प्रोसिक्यूट्रिक्स बिल्कुल समझदार थी और शारीरिक संबंधों में उसकी स्वयं की सहमति थी। इस सहमति को ध्यान रखा जाना चाहिए। ये आरोपी के पॉइंट्स थे जो वह सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा रहा था। तीसरा पॉइंट उठाया कि मेडिकल में आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर स्मैग्मा पाया गया था। इसका अर्थ है कि उसने कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, तो उसको इस बाबत एक्विट कर दिया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट उसने कहा कि इतने वर्षों के ट्रायल के बाद सजा में नरमी दिखाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों पॉइंट्स पर एक एक करके विचार किया। पहला पॉइंट था प्रोसिक्यूट्रिक्स की विवादास्पद उम्र का। इस केस में प्रोसिक्यूट्रिक्स की आयु एक विवादित मुद्दा थी। डिफेंस ने आर्गुमेंट दिया कि स्कूल एडमिशन सर्टिफिकेट में उसकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1977 दर्ज है, जबकि सरकारी जन्म प्रमाण पत्र में तारीख 28/11/1977 लिखी हुई है, यानी कि 1 अप्रैल का है, दूसरा नवंबर का है। 7-8 महीने की आयु का अंतर है। आरोपित घटना 21/7/1993 की थी, तो इस तरह से घटना के समय लड़की की आयु यदि उसके स्कूल सर्टिफिकेट से गिनी जाए तो वह 16 वर्ष से अधिक थी। हमारे व्यूअर्स को यह पता ही होगा कि ट्रायल में वही कानून लागू होता है जो घटना की तारीख के समय मौजूद था। यदि बाद में बदलकर कानून को सख्त बना दिया जाता है तो इस सख्ती का असर उस मुकदमे पर नहीं पड़ता है। इस केस में घटना की तारीख वाले दिन पीड़िता की सहमति की आयु 18 वर्ष नहीं होती थी, तब यह उस समय के कानून के मुताबिक 16 वर्ष हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल में लगे हुए सभी डॉक्यूमेंट्स को परखा। स्कूल रजिस्टर के रिकॉर्ड से यह साफ नहीं था कि जन्म तिथि 1 अप्रैल 1977 किसके कहने पर दर्ज की गई थी। उस व्यक्ति को जिसने यह दर्ज करवाई थी
पीड़िता की जन्मतिथि का व्यक्तिगत ज्ञान था भी या नहीं था। दूसरी ओर सरकारी जन्म प्रमाण पत्र था जिसमें लड़की की जन्मतिथि 28 नवंबर 1977 दिखाई गई थी, जो उसकी कथित जन्मतिथि के 12 दिनों के बाद ही लोकल अथॉरिटी ने अपने दफ्तर से जारी किया था। जन्मतिथि की दोनों तारीखों में लगभग 8 महीने का अंतर था। स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की बालिग हो चुकी थी तथा सरकारी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार वह नाबालिग थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को अविश्वसनीय बताया और सरकारी जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा जताया। आज के वर्तमान समय में भी आप सुप्रीम कोर्ट को रोजाना देखते हैं, जजमेंट्स में यही पाया जाता है कि स्कूल के आयु दस्तावेज सबसे बेकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनके आधार पर कुछ भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसी सूचना पर भरोसा जताया जाता है जिसमें जन्मतिथि बताने वाले ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर जन्मतिथि बताई हो। सुप्रीम कोर्ट का 2023 के साल वाला मानक चंद वाला केस आपको याद होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ठीक यही निर्णय दिया था। वह केस इस चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने से आपको मानक चंद के नाम से मिल जाएगा। इस केस में डिफेंस की ओर से यह दलील दी गई थी कि घटना 21 जुलाई 1993 की है और इसका निर्णय अब 2025 में दिया जा रहा है। आखिर में इसका अर्थ यह है कि लगभग 32 वर्ष पुराना मामला है और तब से लेकर आज तक आरोपी लगातार सजाएं काट रहा है, कभी अंदर कभी बेल से बाहर। आरोपी वर्तमान में लगभग 50 वर्ष का विवाहित व्यक्ति है। लंबे ट्रायल का दुख झेलने के आधार पर सजा को घटाकर पहले से भुगती गई अवधि तक की सजा को ही सीमित कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस अकेले तर्क को स्वीकार नहीं किया है, आज भी नहीं करता है कि लंबे ट्रायल के बाद सजा कम हो जानी चाहिए। यहां भी कोर्ट ने यही कहा कि घटना के समय मौजूद सेक्शन 376 आईपीसी के अपराध के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष हुआ करती थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि कानून द्वारा तय की गई न्यूनतम सजा को कम करने का कोई भी विवेकाधिकार कोर्ट के पास नहीं दिया गया था, इसलिए हम सजा को कम नहीं कर पाएंगे, उसको घटा नहीं पाएंगे। आरोपी को सजा पूरी करने का आदेश दिया गया कि आप सजा करिए, पूरी 7 साल होते ही आप बाहर आ जाएंगे। अब हम इस केस के सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी की मेडिकल जांच में यह पाया गया था कि आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर स्मैग्मा मौजूद था। स्मैग्मा एक सफेद हानि रहित पदार्थ होता है जो पुरुषों के मेल पार्ट के ऊपर अपने आप जमा होता रहता है। डिफेंस ने कहा कि यदि लड़की के साथ यौन संबंध हुआ होता तो स्मैग्मा मौजूद नहीं होता, और इस आधार पर यह भी कहा कि आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि स्मैग्मा मौजूद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदीज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी का हवाला देते हुए डिफेंस के इस तर्क को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से शरीर की रगड़ हुए बिना भी मात्र जरा सा पेनिट्रेशन होने से 376 आईपीसी का अपराध पूरा हो जाता है। ऐसे में स्मैग्मा का होना या ना होना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के सब तर्कों को काटते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट से तो आरोपी का केस खत्म हो गया, लेकिन हमारे और आपके जैसे कानून के विद्यार्थियों के लिए यह केस खत्म नहीं हुआ है। पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को या ट्रायल कोर्ट को यह कैसे पता लगा कि आरोपी व लड़की के बीच ऐसा शारीरिक संबंध बना था जिसमें पेनिट्रेशन पूरा ना होकर आंशिक हुआ था और इसीलिए आरोपी के शरीर पर स्मैग्मा बचा रह गया। यह बात कोर्ट के संदेह से अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन के प्रकार का कोई एविडेंस ना तो आईओ ने कलेक्ट किया और ना ही प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में प्रूव किया। यानी कि यह सजा संदेह के आधार पर दी गई सजा है, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के आधार पर दी गई सजा नहीं है, जो कि क्रिमिनल केसेस में सजा का मुख्य आधार होता है। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को ऐसी परिस्थितियों में स्थापित कानून को उल्लंघना पड़ा जिन परिस्थितियों के बारे में जजमेंट के भीतर नहीं लिखा हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट के बजाय एक छोटी कोर्ट ऐसा करती तो उसका निर्णय गलत कहलाता और सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड कर देता। हमें अपनी तरफ से यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को संदेह के आधार पर इसलिए सजा करनी पड़ी
कि आरोपी की डिफेंस ने कोर्ट को सजा देने के लिए मजबूर कर दिया था। डिफेंस ने कैसे मजबूर किया, जरा देखते हैं। यदि आरोपी की तरफ से स्मैग्मा की उपस्थिति की बात पर जोर दिया जा रहा था, तो ऐसे में सहमति से संबंध बनाए जाने का तर्क क्यों दिया गया? यदि आप स्मैग्मा का तर्क दे रहे हैं तो सहमति का तर्क देना बुनियादी रूप से गलत कानूनी समझ का परिणाम है। पता नहीं किसने उन्हें कहा कि यह वाला तर्क भी दे दीजिए। यदि स्मैग्मा का तर्क दे ही दिया था तो उसकी काट का तर्क यानी कि सहमति वाला तर्क देने की क्या जरूरत थी, वह भी माइनर लड़की वाले केस में, जैसे आजकल के पोक्सो के केस होते हैं। यहां भी बहुत सारे एडवोकेट्स इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं जैसे कि लड़की ने सहमति से यह सब कुछ किया था। यदि डिफेंस शारीरिक संबंधों के कभी स्थापित ना होने का तर्क देता तो सब सुनते, क्योंकि स्मैग्मा की मौजूदगी शारीरिक संबंधों को डिस्प्रूव कर ही तो रही थी। आरोपी के बचने के बहुत चांसेस हो जाते। स्मैग्मा वाला तर्क बहुत जानदार और मजबूत तर्क था, लेकिन गलत लाइन ऑफ डिफेंस ने स्मैग्मा वाले तर्क के साथ सहमतिपूर्ण संबंधों का तर्क देकर स्मैग्मा वाले पॉइंट को अपने हाथों से नष्ट कर दिया और कोर्ट इस चालाकी को ताड़ गया, पहचान गया कि ये तो कोर्ट को ही चूना लगाने के लिए ऐसे आर्गुमेंट कर रहे हैं। आरोपी को फीस देकर सजा खरीदने के लिए विवश होना पड़ा। केवल इंडियन लीगल सिस्टम ने डिफेंस को एक परिपक्व विज्ञान बना दिया है। हर बात को वैज्ञानिक नियमों के तहत इस तरह से ढाल दिया है कि जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, अपने फेवर का वही परिणाम प्राप्त कर लो। नियमों और कायदे कानूनों पर टिका हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, कानूनी दलीलों और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर टिका हुआ फाइनल आर्गुमेंट्स, सब कुछ ऐसा चमत्कारिक बना दिया है कि यदि उसे कोर्ट की प्रक्रिया में डालोगे तो मन भावन नतीजे ही सामने आएंगे, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम कानूनी जंजाल को तोड़ने की कला में सिद्धस्त है। स्क्रीन पर दिखाए गए तरीकों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यही बात आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई मिलती है। ILS के मेंबर बने और कानून की विशेषज्ञता प्राप्त करें।